हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके एक बार फिर से। दोस्तों, मूल विधि की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और आप सब लोग रेगुलर देख भी रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है मूल विधि में। सब लोगों को तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि सर आईपीसी सीआरपीसी चेंज हो गई हैं, तो क्या अब हमें अभी पढ़ना चाहिए मूल विधि या फिर उसके बाद पढ़ना चाहिए, जब वो चेंज होने के बाद आएंगे। देखिए, आईपीसी सीआरपीसी अभी चेंज नहीं हुई हैं, वो जब तक कानून नहीं बन जाता है उनका, तब तक उसको चेंज मत मानिए, ठीक है। अभी उससे पहले, इसीलिए मैं सबसे पहले आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन उनको सबसे बाद में पढ़ाऊंगा। उससे पहले सारे अधिनियम जो भी मूल विधि में आ जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत तरीके से समझिए। और ये केवल वो कंटेंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। आलतू फालतू की कोई चीज़ ना, मेरे टाइम है इतना कि मैं आपको पढ़ाऊँ, ना आपके पास इतना टाइम है, तो चीज़ें वही जहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आज हम पढ़ते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। देखिए, ये कब अधिनियमित हुआ। ये हुआ 10 जनवरी 2007 में अधिनियमित हुआ। ये पारित कब हुआ, 1 नवंबर 2007 में पारित हुआ। ये दोनों डेट सभी अधिनियमों की आपको ज़रूरत होती है याद करने की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, इसमें सबसे बड़ी खास बात मैं बता दूं, जब ये पारित हुआ था तो ये जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी को छोड़ करके समस्त भारत में पारित हुआ था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो जम्मू कश्मीर में भी अभी पारित हो गया। अब बात आती है पौंडीचेरी की, तो पौंडीचेरी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो फ्रांस का कानून है, जो फ्रांसीसी कानून है, वो माना जाता है, क्योंकि वहाँ फ्रांसीसियों का कब्जा था, आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। ये कानून वहाँ लागू नहीं होता, तो पौंडीचेरी पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात कि विदेशों में रह रहे समस्त भारतीयों पर लागू होता है। विदेशों में अगर जो भी भारतीय रह रहे हैं उन पे भी ये चीज़ें लागू होगी, ठीक है। कुल 21 धाराएं हैं इसमें, कुल 21 धाराएं हैं। तो धारा 2 में आ जाओ। मैंने आपको बताया था कि धारा 2 में मोस्टली अधिनियम में परिभाषा ही बताई जाती है, तो धारा 2 में परिभाषा बताई गई है। धारा 2 क्या में बालक की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। बालक कौन से, 21 व 18। देखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट नोट्स भी बन जाएं और आपको समझ में भी आ जाए। 21 से 18 यानी कि 21 लड़कों की आयु और 18 लड़कियों की आयु, ठीक है। ये बालक क्या परिभाषा इसमें दी गई है। धारा 2 ख में बाल विवाह की परिभाषा दी गई है। धारा 2 घ में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की परिभाषा दी गई है कि ये अधिकारी कौन होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। धारा 3 में क्या दिया गया है। धारा 3 में दिया गया है बाल विवाह का शून्यकरण, कि बाल विवाह शून्य हो जाएगा अगर वो किसी अवयस्क बच्चों का विवाह किया जाता है तो उसको शून्य माना जाएगा, ठीक है। देखिए, एक भाई का मेरा कमेंट आया था, वो मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगा, मैं आप सब लोगों को बता दूं। देखिए, उस भाई ने कमेंट किया कि सर मैं यूपीएससी की 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी सभी विषयों पर समझ भी अच्छी है, लेकिन मुझे जल्दी नौकरी लेनी है। तो आपकी मूल विधि की अभी मैंने 2 क्लास देखी हैं, तो मूल विधि का सब कुछ तो सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ पढ़ाया जाए जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। आप वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं और बहुत व्यवहारिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैं वही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ानी है, ना पढ़नी है बहुत सारी चीज़ें। मैंने बताया था कि आपको जज नहीं बनना है, वकील नहीं बनना है, आपको केवल एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। तो आगे आ जाइए। अब धारा 4 में आ जाइए। धारा 4 में क्या दिया गया है कि महिला पक्षकार का भरण पोषण एवं निवास के लिए उपबंध। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, जब धारा 3 के अकॉर्डिंग आपका बाल विवाह शून्य मान लिया जाएगा, ठीक है, ख़त्म मान लिया जाएगा, तो उसमें जो महिला पक्षकार होगी उसको भरण पोषण का और उसके निवास का उपबंध, ठीक है, आदेश करेगा न्यायालय कि ये महिला का भरण पोषण का खर्चा कौन देगा, उसके निवास ये कहाँ रहेगी, तो वो न्यायालय आदेश करेगा। तो उसका ये है कि महिला पक्षकार का भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध धारा 4 में दिया गया है। 5 में क्या दिया गया है, बाल विवाह से जन्मे बच्चों का भरण पोषण एवं अभिरक्षा, कि अगर बाल विवाह हो जाता है, उससे जो बच्चे जन्म हो जाते हैं बच्चों का, तो उनका भरण पोषण कौन करेगा, उसको किसकी अभिरक्षा में दिया जाएगा, तो मोस्टली उसकी माँ की अभिरक्षा में दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये धारा 5 में है। धारा 6 इंपॉर्टेंट धारा है कि बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्मजता, मतलब उसको लीगल माना जाएगा। जो बाल विवाह से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको लीगल माना जाएगा, लीगल नहीं माना जाएगा, ठीक है, धारा 6 में। और मैं आपको बता दूं, धारा 3 भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि बाल विवाह का शून्यकरण हो जाएगा। धारा 3 भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। धारा 6 होगी। धारा 9 में आ जाओ कि बाल विवाह करने वाले पुरुष जो वयस्क है, ठीक है, के लिए दंड 2 साल प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना। यानी कि अगर कोई ऐसा आदमी जो वयस्क है और अवयस्क लड़की से शादी करता है तो उसके लिए 2 वर्ष का कारावास है और 1 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। धारा 10 में आ जाओ। धारा 10 में क्या बताया गया है कि बाल विवाह अनुष्ठान करने का दंड, यानी कि जो भी बाल विवाह कराएगा
उसको दंड दिया जाएगा 2 साल का। देखिए, आप सब लोग को बता दूं कि मैं पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत जल्द 4 से 5 दिन के अंदर आपका शुरू होने वाला है, और उस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में केवल 200 विद्यार्थी लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा विद्यार्थियों की जो कंप्लेन है या फिर जो उनकी क्वेरी हैं उनको सुनने की क्षमता इससे ज़्यादा की मेरी नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी करनी होती है। तो उस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सब लोग मुझसे डायरेक्टली अपना क्वेश्चन, जो भी समस्या आपकी आती है, लेकर रिटन से लेकर फाइनल मेरिट तक, सब कुछ यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों के लिए अलग अलग होगा, तो सब कुछ वहाँ को सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको डेली 8 घंटे का टारगेट दिया जाएगा, आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, और अगर आपने वहाँ एडमिशन ले लिया तो मान कर चलिए कि 99% आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। पूरा सिलेबस कवर होगा 90 दिन के अंदर, पूरी टेस्ट सीरीज़ आपकी हो जाएगी, पूरा रिविज़न हो जाएगा। आप 40 से 50 दिन के बाद आप खुद देखेंगे आप में कितना डिफरेंस आ गया है। वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसका इंतजार करिए, ठीक है। धारा 13 आ जाइए, धारा 13 पर कि न्यायालय द्वारा विशेष आदेश जारी करना, कि अगर न्यायालय को ये पता चलता है कि वहाँ बाल विवाह हो रहा है तो न्यायालय उसका आदेश जारी कर सकता है बाल विवाह को रोकने के लिए। अगर कोई उस जो आदेश है उसकी अवहेलना करता है तो उसको 2 साल का दंड दिया जाएगा, ठीक है। और उस विवाह अगर हो भी गया उसके बाद तो उस विवाह को शून्य माना जाएगा, ठीक है। तो धारा 13 में आ गया न्यायालय द्वारा विशेष आदेश जारी करना, ठीक है। इनको याद कर लेना, इनके नोट्स बनाते चलो। धारा 15 में आ जाओ कि संज्ञेय एवं अजमानतीय होना, ये अपराध जो है ना, बाल विवाह अपराध, ये संज्ञेय है और अजमानतीय। संज्ञेय का मतलब कि बहुत बड़ा अपराध है, और अजमानतीय है। अभी आपको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है, संज्ञेय क्या होता है वो क्या, बस याद कर लो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। धारा 16 में आ जाओ कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार नियुक्त करती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को राज्य सरकार नियुक्त करती है, और ये एक लोक सेवक होता है, ठीक है। ये जो अधिकारी है ये लोक सेवक इसको माना जाता है। अब धारा 19 में आ जाओ कि नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, कि इस पर राज्य सरकार नियम बना सकती है, जिस अपने अकॉर्डिंग इस पर नियम बनाए जा सकते हैं। राज्य सरकार को पूरा अधिकार है इस पर नियम बनाने का। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं एमसीक्यू पर। तो अब शुरू करते हैं इसके एमसीक्यू, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के एमसीक्यू शुरू करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन जो धारा से छूट जाते हैं सारे क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में करा देता हूँ। एमसीक्यू में वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके धारा में डीपली आपको नहीं पढ़नी होती है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल विवाह किस धारा में, ठीक है, परिभाषित है? तो बताइए आप, मैंने आपको बताया था धारा 2 में परिभाषित है। दूसरा क्वेश्चन है कि बालक को परिभाषित किया गया है, किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 में, ठीक है। ये चीज़ समझते रहिएगा और इसकी जो नोट्स हैं वो बनाते रहिएगा। बाल विवाह के लिए दोषी माना जाता है, किसको दोषी माना जाता है? देखिए, पुजारी को और प्लस उनके जो बालक हैं उनके माता पिता को, दोनों लोगों को इसमें दोषी माना जाता है। जो शादी में जो लोग गेस्ट आए हैं उनको दोषी नहीं माना जाता है, पहले मैं बता दूं आपको, ठीक है। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, किस धारा में है? धारा 19 में। धारा 19 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है। पुरुष द्वारा महिला संविदाकारी, पुरुष द्वारा महिला संविदाकारी को कब तक भरण पोषण करेगा, ठीक है। कि पुरुष जब वो बाल विवाह कर लेते हैं तो पुरुष को ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है कि उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी, तो उसका भरण पोषण कब तक करेगा? जब तक कि उसका दूसरा विवाह नहीं हो जाता महिला का, ठीक है। तो इसमें लिख लिए उसके पुनर्विवाह तक, उसके पुनर्विवाह तक वो उसका भरण पोषण करेगा, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए कि बाल विवाह को रोकने के लिए विशेष आदेश, या जिसको व्यादेश भी बोलते हैं, न्यायालय द्वारा जारी करने की शक्ति है, किस धारा में? धारा 13 में, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए कि बाल विवाह को रोकने के लिए विशेष आदेश या व्यादेश न्यायालय द्वारा जारी करने की शक्ति है, किस धारा में? धारा 13 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एक पक्ष अवयस्क होने पर भी बाल विवाह कहलाएगा। ये एक नोट कर लीजिए, नोट है आपका, कि अगर एक पक्ष भी अवयस्क है तो उसको बाल विवाह कहा जाएगा। दोनों पक्ष अवयस्क हैं फिर तो बाल विवाह है ही, और अगर एक पक्ष भी अवयस्क है तो उसको बाल विवाह कहा जाएगा। अभी आगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है। बाल विवाह के लिए दंडित किया जाएगा, किसको? पुरुष वयस्क को। ये बात गौर से सुनिएगा। देखिए, जब पुरुष वयस्क है और महिला अवयस्क है तो पुरुष वयस्क को दंडित किया जाएगा, लेकिन अगर महिला वयस्क है पुरुष अवयस्क है तो महिला को दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझ गए हैं आप कहाँ जा रहा है सब कुछ, ठीक है। बाल विवाह को प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, कौन सी धारा में? धारा 16 में।
प्रतिशत अधिकारी नियुक्त किया जाता है धारा 16 में, और कौन इसको नियुक्त करता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए अर्जी कब दी जा सकती है, कि भाई बाल विवाह तो हो गया है, अब हमें इसको शून्य कराना है, तो इसकी अर्जी कब तक दी जा सकती है, इसकी लिमिट क्या है। देखिए, जब वो बाल विवाह हो जाता है और उसके बाद बच्चे वयस्क हो जाते हैं, तो वयस्क अगर देखिए वयस्क होने के 2 साल पूरे होने से पहले, समझ रहे हो, बालक के वयस्क होने के 2 वर्ष पूरे करने से पहले आप अर्जी दे सकते हैं। ये थे MCQ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, एक क्लास में पूरा खत्म। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन पूरा खत्म है। आप सब लोगों को फिर से बता दूं कि पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जल्दी शुरू होने वाला है। आप सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिट वो देगा आप सब लोगों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।